सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को यानी कक्षा 9 के लिए क्लास 9 के लिए अध्याय 2 मेरे संग की औरतें जिसे कि मृदुला गर्ग ने लिखा है। आज इसी को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उसके पहले आप लोगों को अध्याय 1 से संबंधित जो कि आपके सिलेबस में नहीं लेकिन पढ़ने के लिए है, लेकिन उससे बोर्ड में आपको फाइनल एग्जाम में उसे क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहे हैं। तो जो वैसे भी ऑलरेडी जो 30% इसमें से आपको लेस करना है, तो इसमें जो पहला अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। तो लेकिन पढ़ा दिया गया, जानकारी के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए चैप्टर तो ना पढ़ना है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जो मेन सिलेबस है, मुख्य सिलेबस है, उसको अब अध्ययन का ये पहला पार्ट है, ठीक है ना। अध्याय दूसरा तो है, लेकिन अध्ययन जिसे भी हमें पढ़ना अपने सिलेबस में, इसका दूसरा भाग है और उसी को हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, दूसरा अध्याय मेरे संग की औरतें, और इसकी रचना इसको लिखा किसने है? मृदुला गर्ग ने लिखा है। तो अब इसकी व्याख्या पे आते हैं हम। अब देखिए, मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ती थी। कहने का मतलब, जिसकी माँ होगी तो माँ की भी एक माँ होगी, माँ की भी एक माँ होगी, और जो हमारे रिश्ते से वो नानी का संबंध होता है। तो जो ये लेखिका है मृदुला गर्ग, जो मृदुला गर्ग लेखिका है, वो अपनी कहानी कहती हैं कि मेरी एक नानी है, जो जाहिर स्वाभाविक है कि एक नानी होती है जिसे कभी लेखिका ने देखा नहीं था। और जैसे ही लेखिका की मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात मेरी माँ की शादी होने वाली थी, उससे पहले ही इनकी मौत हो चुकी थी। और इस दशा में जो शायद नानी से कहानियाँ सुनी जाती हैं या नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, वो कहानी सुनने का सुख हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए हम तीन बहनों को ही कहानियाँ कहनी पड़ती थी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। जो एक बात यहाँ पर बताई गई है कि नानी से हमने कहानी भले न सुनी हो, नानी से कहानी हमने, ठीक है कि हमने नानी से कहानी नहीं सुनी, लेकिन जो नानी की कहानी का जो मर्म होता है, समझ होता है, समझदारी होती है, एक मौलिकता होती है, वो अब हमें समझ में आ रहा है, वो हमें अब समझ में आ रहा है कि हकीकत में नानी की कहानियां सुनने की उस समय हमारी मौलिकता क्या थी, ठीक है। तो जो उसमें मर्म था, जो उसकी मतलब मेन समझ थी, सोच थी, वो आज हम लोगों को समझ में आ रही है कि हमें नानी की कहानी न सुनने से कितना बड़ा नुकसान हुआ था। पहले इतना ही जाना था कि नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिसके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने भिलाई चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जल्द में लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर न पड़ा, नहीं उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। अब यहाँ पर जो एक बात कही गई है कि जैसे हमारी नानी की शादी होती है, यहाँ पर देख लीजिए, इतना ही, मेरी नानी पारंपरिक और अनपढ़ और थी। अब यहाँ पर देखिए, नानी से संबंध बताया गया है कि उनकी नानी जो थी पारंपरिक विचारधाराओं को रखने वाली थी, अनपढ़ थी, और पारदर्शिता का मतलब समझते हैं, पर्दा करने वाली। पर्दानशी का क्या होता है? पर्दा करने वाली औरत थी, जिसके पति शादी के तुरंत, और उनकी शादी होती है, और शादी के बाद तुरंत उनके पिता और उनके पति विलायत चले जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जब विलायत पढ़ने जाने के बाद जब वो अपने देश वापस आते हैं, तो उनका पूरी तरह से रहन सहन क्या हो गया था? बदल चुका था, और उस बदले हुए रहन सहन या परिवेश पर उनकी नानी का किसी भी तरह से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं उन्होंने कभी अपनी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार अपने पति पर किया, नहीं किसी प्रकार से, जो मतलब विशेष बातें होती है ना कि अपने इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य किया जाए या करवाया जाए। तो इच्छा, पसंद नापसंद की जो बात होती है, अपने
या यूं कह सकते हैं कि अपनी मर्जी को अपने पति के ऊपर कभी उन्होंने थोपा नहीं। जिस परिस्थिति में वो रही, जैसे भी लोग उनको रखे या जैसा भी परिवेश दिए, उसी परिवेश में अपना जीवन यापन करती चली गई। यानी कि कभी भी किसी भी चीज को लेकर के अपने पति से भी कोई परेशानी नहीं हुई। अब यहाँ पर देखिए, पर जब कम उम्र में नारी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी का फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोड़ उठी। अब देखिए, पर कम उम्र में नारी ने खुद को मौत के करीब पाया, कहने का मतलब कि जो उनकी एक अवस्था होती, पूर्ण अवस्था होती है, उससे पहले ही जब उन्होंने पाया कि अब मैं बच नहीं सकती, मतलब इस दुनिया में बहुत दिन तक नहीं रह सकती हूँ, तो क्या होता है, उस समय उनकी एक बच्ची थी जो 15 वर्ष की, जो कि लेखिका थी, ठीक है, 15 वर्षीय बच्ची, इकलौती बेटी मेरी माँ, सही, यहाँ पर मेरी माँ की बात की जा रही है, लेखिका की माँ की बात की जा रही है, ठीक है। तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोड़ उठी। कहने का मतलब वो तो समझिए उसकी नानी कि अब वो इस दुनिया में बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है, और जब नहीं रहने वाली तो अपने लड़की की शादी अपने सामने ही वो करवा देना चाहती थी, और इसके लिए मोजोर का मतलब समझते हैं आप? मोजोर का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाले, और उस शादी को लेकर के बहुत चीजें अपने परिवार वालों को बोलती भी थी, ठीक है, उस शादी को लेकर के बहुत ज्यादा वो बोलने भी लगी थी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल से मिलना चाहती हैं। कहने का मतलब कि जो पौराणिक या पुरानी स्त्रियां होती हैं, उनका एक लिहाज होता है, शर्म होती है, हया होती है, और वो क्या होता है, पर्दा। तो कहते हैं कि अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो मैं अपने पर्दे को एक तरफ करके, अर्थात लाज या शर्म को एक तरफ छोड़ करके, जो आपके एक मित्र प्यारेलाल स्वतंत्रता सेनानी जो प्यारेलाल है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ या मिलना चाहूंगी। सबदम हैरान रह गए जब इतनी बात सुनते कि प्यारेलाल जो स्वतंत्रता सेनानी उनसे मिलना चाहते हैं, तो इस बात को सुनकर के सारे लोग क्या होते हैं, बहुत ही हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये मतलब औरत उस आदमी से क्यों मिलना चाहती है। इसके बाद देखिए, जिस प्रकारशील औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करके बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवाया और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। कहने का मतलब कि अब जब परिवार में ये बातें सुनने और जानने में आने लगी कि अभी तक ये औरत किसी से, जो इनके पति हैं, अपने पति से भी बात करते समय घूंघट में बात करती हैं, पर्दे में बात करती हैं, तो दूसरे लोगों से आज मिलने की इन्हें आवश्यकता क्यों पड़ गई। लेकिन जो समय की एक मांग थी, उस मांग को देखते हुए कि कभी इस औरत ने कभी कोई चीज की अपनी डिमांड नहीं की, कोई भी चीज नहीं मांगा है, तो आज ये जब इस बात को कह रहे थे, कोई न कोई इसके पीछे तथ्य कारण होगा, तो इसलिए इन्हें जिस व्यक्ति से ये मिलना चाहते हैं उसे एक बार में मिलवा दिया जाए, ठीक है ना। और उनके पति स्वयं उठते हैं और जाकर के अपने मित्र प्यारेलाल को लाकर के उनसे उनकी किस्मत में यानी उनके सेवा में पेश कर देते हैं, उनके सामने कर देते हैं। इसके बाद देखिए, अब जो नारी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था। हैरतअंगेज का मतलब समझते हैं, आश्चर्यजनक। हैरतअंगेज का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक करने वाली। अब जो नारी ने कहा प्यारेलाल से और भी आश्चर्य कर देने वाली बात थी, उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। अब यहाँ पर जो प्यारेलाल आते हैं, तो प्यारेलाल से वो नारी कहती हैं, जो कि प्यारेलाल के उनके पति मित्र थे, ठीक है ना। तो अपने पति से वो बात न कर करके उनके मित्र प्यारेलाल से वो बात कहती है कि आप मुझे वचन कीजिए, मतलब वचन दीजिए, वादा करिए कि मेरी जो एक लड़की है, 15 वर्षीय लड़की है, उसकी शादी के लिए जो वर होगा, लड़का होगा, उसके लिए तलाश कौन करेगा, आप करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के
फरमाबरदार, फरमाबरदार का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। फरमाबरदार का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी से हो। कहने का मतलब मेरे पति क्या है? बहुत बड़े साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि इसकी शादी किसी आज्ञाकारी, जैसा वो आदेश देते हैं मतलब व्यक्ति वैसा ही करता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति से की जाए जो सिर्फ एक आज्ञाओं को भी पालन करने वाला हो। उसके अंदर भी मन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने विचार होने चाहिए और अपने विचारों को किसी के भी सामने व्यक्त कर सके। अब इसके बाद देखिए, आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। कहने का मतलब कि अभी तक जो औरत घर से बाहर निकली नहीं थी, आजादी और आंदोलन का जिसको मतलब नहीं समझ में आता था, सिर्फ उस आदमी को देखने के बाद, उसी आदमी को देखने के बाद उसे आवाज होता है और वो कहती भी है कि आप अपने तरह लड़की को ढूंढिएगा, हमारे साहब की तरफ नहीं, हमारे पति की तरफ नहीं। जो इस आजादी के मतलब को वो पूरी तरह से समझता है और उसमें वो लगा भी रहता है और अपने मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं या जो वो करना चाहता है वो ऐसा करना चाहता है वो करे। ठीक है, किसी के आदेश के आधार पर वो न चले, किसी के आदेश के आधार पर वो न चले। ठीक है, अब ये बातें जहां तक आजादी की बात आती है तो ऐसी बात अभी किसी के मन में नहीं थी, किसी के मन में नहीं थी कि इसके अंदर भी, इनके अंदर भी ऐसी भावना हो सकती है। लेकिन जैसे ही प्यारेलाल से बात होती है, उनके मन की जो प्रबल इच्छाएं की भावनाएं थी वो भी जागृत हो जाती है। ठीक है, कि इनके अंदर भी देश के आजादी के लिए कुछ न कुछ भाव छिपे हुए। इसके बाद देखिए इसमें अगला बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल ये निजी जीवन में भी काफी आजाद खाने की रही होंगी। बाद में उनके मित्र कहते हैं कि जैसे आज वो खुले परिवेश में वो बातें कर रही, एक वो वातावरण जो सामने है होंगे, ऐसे वो इस ढंग से बातें कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी परिवेश उनके बचपन का रहा होगा, जो भी रहा होगा, वो बिल्कुल खुले स्वभाव की रही होगी। इसके बाद देखिए, ठीक है, उन्होंने नानी की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, नहीं उससे साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर थी। पारंपरिक घरेलू भाव और खामोशी जिंदगी जीने में वह आज के हिसाब से क्रांतिकारी, चाहे कुछ न हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा थी। कहने का मतलब कि जो उन्होंने अपने पति की बात यहाँ पर कह रही है, अपने पति के उनके किसी भी काम में, पहली बात यहाँ पर बात की गई, अपने निजी जीवन में उन्होंने एक आजाद खिलाड़ी तो रही होंगी, लेकिन अपने निजी जिंदगी में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी, किसी भी नहीं थी, और उसमें समझदारी पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर थी। और कहने का मतलब जो जीवन का ढंग होता है, जीवन का एक पहलू होता है, उसे अपने ढंग से जीती जरूर थी, लेकिन पारंपरिक घरेलू और खामोशी जिंदगी जीने में वो आजाद के हिसाब से क्रांतिकारी, और लेकिन ऐसी जिंदगी जीने की अपेक्षा वो जो एक सामाजिक, पारिवारिक कह सकते हैं, पारंपरिक जो परंपराओं से चली आ रही है और पारंपरिक घरेलू भाव और खामोशी जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी, चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरफ जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। कहने का मतलब कि जो इंसान अपने आप को किसी दूसरे के बस में रख करके जो एक जीवन जीता है, उस जीवन से और जो एक स्वतंत्र रूप से जीवन जीता है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। और जो स्वतंत्र रूप से जीता है उसमें उसके मन की पूरी इच्छाएं समाहित होती है, क्या करता है, क्या सोचता है, कैसे सोचता है, सोचने के बाद वो कैसे करता है, उसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है। लेकिन जो एक पारंपरिक रूढ़िवादी परंपराओं से बिल्कुल ग्रसित होते हैं, वो परंपराओं के आधार पर, परिवार के आधार पर उसी भावनाओं में ग्रसित रह जाते हैं और उनके मन की जो इच्छाएं होती हैं कभी भी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, कल इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना मैं पढ़ाया हूँ उसके आशय सभी लोग लिख करके भेजेंगे। धन्यवाद।